तो हम अब ये जो इतिहास की यात्रा क्लास 10 की हमने शुरुआत की थी उसके अंतिम दौर में अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकेंड पार्ट। बस इतना ही आप सबको पढ़ना है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वर्ष मात्र 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है और उसी के संबंध में हम लोग चर्चा करते हुए यहाँ तक आए। आपको याद होगा कि गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उनकी मान्यता थी, उनका मानना था कि अंग्रेज़ों का शासन जो यहाँ पर स्थापित हुआ वो हम सबके सहयोग से के कारण स्थापित हुआ। अगर हम लोग सहयोग करना बंद कर दें तो 1 वर्ष के अंदर अंग्रेज़ यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके चले जाएंगे। और इसका इन्होंने प्रयोग भी किया। जैसे 1915 में उनका आगमन हुआ, 16 में चंपारण, 17 में खेड़ा, 18 में सूरत और फिर उसके आगे जो है वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, असहयोग आंदोलन। लेकिन देखा कि असहयोग आंदोलन का जो है वो बहुत ज़्यादा असर अंग्रेज़ों पर नहीं हो रहा है। तब उससे आगे निकल गए वो और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब इनकी अवज्ञा करनी होगी। और तब उन्होंने चलाया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको आप पढ़ चुके हैं। तो हम देखेंगे कि ये सीडीएम जो है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये असहयोग आंदोलन से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस मायने में अलग था, किस मायने में भिन्न था। तो सबसे पहला है, पीपुल वेयर आस्क नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन एज दे हैड डन इन 1921-22 बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल रूल्स। अब लोगों का मानना था कि 1921-20 में असहयोग करके देख लिया, बोला इससे काम चलने वाला नहीं है। अब हम उनके जो नियम हैं, जो हमें उपनिवेश पाने के लिए जो नियम उन्होंने हम पे लादे हैं, उसको हम लोग तोड़ेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे। सेकेंड में है, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड ब्रोक द लॉ। और गांधी जी ने ये काम करके दिखा दिया दांडी मार्च में, नमक बना करके। तो हजारों लोगों ने जो है वो नमक बनाया और इस कानून का उल्लंघन किया। और दे प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज। और जहाँ पर सरकारी नमक की फैक्ट्री थी वहाँ पर जाकर के इन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसका विरोध किया कि अब हम तुम्हारे नमक को नहीं खाने वाले हैं और इस नमक कानून को हम तोड़ते हैं और हम खुद जो है वो नमक बनाते हैं। तो ऐसा हुआ। थर्ड, फॉरेन क्लोथ वाज बॉयकॉटेड एंड लीकर शॉप्स वेयर पिकेटेड। ये किया गया कि जितने भी विदेशी कपड़े थे उसका बहिष्कार किया गया और शराब के दुकानों की घेराबंदी की गई। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। और जितने किसान थे उन्होंने लगान देने से मना कर दिया और चौकीदारी टैक्स जो है उसको देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल रिजाइंड। और जो गांव में काम करते थे उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। पांचवा, फॉरेस्ट पीपुल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। और जो जंगल में रहने वाले लोग थे उन्होंने जंगल के नियमों का उल्लंघन किया। मैंने हर जगह कानून का जो है उल्लंघन शुरू हो गया। बाय गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट था जहाँ पर किसी को घुसने की मनाही थी वहाँ पर वो घुस गए। टू कलेक्ट वुड, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, एंड ग्रेज कैटल। और फिर जो है वो मवेशी को चराने के लिए उन्होंने उसका उल्लंघन किया। वरीड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स। और इसे जो है वो परेशान होकर के, चिंतित होकर के कांग्रेस के लीडर को जो है वो अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लेशेस इन मेनी प्लेसेस। और इसके कारण जो है बहुत जगह पर हिंसक झड़प हो गई। अब्दुल गफ्फार खान वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। 1930 में अब्दुल गफ्फार खान जो है वो हिरासत में ले लिए गए। ए मंथ लेटर, 1 महीने बाद, वैन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी, महात्मा गांधी
उन पर हाथ जल्दी नहीं लगाता था, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ी मतलब लोगों का समर्थन था। तो इन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, और सोलापुर में जो है जो उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस पोस्ट पर जो है हमला कर दिया। म्यूनसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस, और इसके अलावे जो शहरों में म्यूनसिपल बिल्डिंग होती थी, जो कोर्ट होते थे और फिर रेलवे स्टेशन होता था, उस पर हमला करने लगे। ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल, मतलब जो भी ब्रितानी सरकार, ब्रितानी जो अधिकार का चीज़ जो भी था या उसका जो भी प्रतीक था विदेशियों का, अंग्रेज़ों का, उसको वो लोग जो है सो टारगेट करने लगे। ए फ्रैटेन गवर्नमेंट स्टार्टेड ब्रूटल रिप्रेशन, और ये डरी हुई सरकार जो थी सो बहुत ज़बरदस्त दमन करने लगी इन लोगों का। पीसफुल सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड, वीमेन एंड चिल्ड्रन वेयर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वेयर अरेस्टेड। तो जो शांतिपूर्ण सत्याग्रही थे उन पर जो है सो आक्रमण किया गया, और औरतों को, बच्चों को भी जो है सो मारा पीटा गया, और 1 लाख लोगों को करीब अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया। इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, और एक बार फिर से उन्होंने निर्णय लिया कि जो हमारा आंदोलन है CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको वापस लेने का। एंड एंटर्ड इनटू ए पैक्ट विथ इरविन ऑन 5 मार्च 1931, और 5 मार्च 1931 को जो है वो इरविन के साथ एक समझौता कर लिया। बट द निगोशिएशंस ब्रोक डाउन, लेकिन जो समझौता हुआ था वो टूट गया। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स वेयर बैंड। तो कांग्रेस को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया अंग्रेज़ों ने। मीटिंग्स को या प्रदर्शन को या बहिष्कार को प्रतिबंधित कर दिया गया कि ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। विथ ग्रेट एप्रीहेंशन गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। लेकिन फिर बाध्य होकर के महात्मा गांधी ने एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट 2, मतलब दूसरी पारी उन्होंने शुरुआत की, लेकिन 1934 में जो है एक गति खो चुका था। कारण क्या था? हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, एक्चुअली जो शुरू में आंदोलन में जो भाग लेने वाले लोग थे उनकी अलग अलग उम्मीदें थी, और सबके लिए आज़ादी का मायने अलग था। तो फिर कौन क्या चाहते थे और कैसे फिर भाग लिया और किसने भाग नहीं लिया, उसको हम लोग देखेंगे। तो कंट्री साइड रिच पीजन कम्युनिटीज लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी वेयर एक्टिव इन द CDM। तो यहाँ के मतलब जो पाटीदार थे गुजरात के और जाट थे जो यूपी के, वो तो इनमें जो है सक्रिय रूप से भागीदारी थी उनकी, उन्होंने भाग लिया था। बाकी लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling price। और क्योंकि वो जो है वो कमर्शियल फसल उपजाते थे, जिसमें नकदी फसल, जिसमें जो है सो व्यावसायिक फसल, जिसमें पैसा आता जाता था, वो बहुत भयंकर प्रभावित हुआ था मंदी के कारण। एंड ये जो प्राइस था उसका मूल्य था गिरने के कारण। एज देयर इनकम फेल दे फाउंड इट हार्ड टू पे द रेवेन्यू। और जैसा कि उनकी आमदनी घट गई तो लगान देना उनके लिए क्या हो गया? कठिन हो गया। दे इंथुजिस्टिकली सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसीलिए उत्साहपूर्वक उन लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। दे टुक पार्ट इन बॉयकॉट प्रोग्राम्स एंड रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू। उन्होंने बहिष्कार का जो सिद्धांत था या प्रोग्राम था उसका उन्होंने समर्थन किया और कहा कि हम लगान नहीं देंगे। फॉर देम फाइट फॉर स्वराज वाज अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनके लिए स्वराज का मतलब था कि जो ऊंचा लगान है उसके खिलाफ संघर्ष। दे डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द CDM वाज कॉल्ड ऑफ विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिफ्यूज्ड। लेकिन लगान के अस्वीकृति के बगैर ही जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया तो उनको बड़ा गहरा धक्का पहुंचा था, बहुत जो है वो मायूस हुए थे।
नो पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीजेंट्स इन CDM। और जहाँ तक गरीब किसानों की बात है तो उनकी कोई भागीदारी इसमें नहीं थी, क्योंकि पहले उन लोगों ने साथ दिया था, उसमें देखा कि उनको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होने वाला नहीं है। अब बिजनेस क्लासेस को देखते हैं उन्होंने कैसे लिया था इस आंदोलन को। They wanted policies that supported business, whereas colonial policies restricted their business activities। वो चाहते थे ऐसी पॉलिसी बने कि जो हमारे बिजनेस को मदद दे, हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मददगार हो, लेकिन जो उपनिवेशवाद की जो पॉलिसी थी वो इनको क्या करता था, रोकता था। They wanted protection against imports of foreign goods and policies that would discourage foreign imports। तो वो चाहते थे कि जो विदेशों से आने वाले सामान हैं उससे हमारी रक्षा हो और विदेशी वस्तुओं के आयात को जो है वो हतोत्साहित किया जाए, ये उनकी चाहत थी, उनकी मांग थी। दे फॉर्म्ड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। और इसीलिए उन लोगों ने सब मिल करके इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में उसका निर्माण किया। द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्की, इन 1927। तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, लेड बाय पुरुषोत्तम दास एंड GD बिरला। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, पुरुषोत्तम दास एंड GD बिरला, उन लोगों ने इसका मतलब गठन किया था। दे सपोर्टेड CDM फाइनेंशियली एंड रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स। उन लोगों ने इस आंदोलन को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है सो आर्थिक रूप से सपोर्ट किया था, मदद किया था, और विदेशी जो भी आयातित वस्तुएं हैं उसका उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया था खरीदने से। टू बाय एंड सेल, ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, मतलब विदेशी वस्तु का हम ना खरीदेंगे और ना उसको हम बेचेंगे, ऐसा उन लोगों ने मतलब जो है सो शपथ लिया था। बिजनेसमैन saw स्वराज एज ए टाइम व्हेन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज कैन फ्लोरिश विदाउट एनी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस। मतलब बगैर इनके लिए आज़ादी का मायने था कि बगैर किसी रुकावट के, रिस्ट्रिक्शंस के, पाबंदी के, ये हमारा जो है वो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज जो है वो फ्लोरिश होगा, मतलब आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो इंडस्ट्री में काम करते थे उनके नज़रों में क्या था इस मायने इस आंदोलन का। ओनली सम वर्कर्स टुक पार्ट इन CDM एक्सेप्ट नागपुर रीजन। नागपुर रीजन के जो वर्कर्स थे उन्होंने ही केवल भाग लिया था, बाकी जो है सो इसमें भाग नहीं लिया था। दे अडॉप्टेड द आइडियाज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम लाइक बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड गुड्स। और उन लोगों ने क्या किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और मतलब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और चीज़ों का बहिष्कार, इसके वो समर्थन में थे। फॉर देम मूवमेंट वाज अगेंस्ट लो वेजेज एंड बैड वर्किंग कंडीशंस। उनके लिए क्या था कि मजदूरी कम थी तो उसके खिलाफ उनका था ये आंदोलन, और वर्किंग कंडीशन बड़ी ख़राब थी तो उसके लिए ये लोग आंदोलन कर रहे थे। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। और जो रेलवे में काम करने वाले लोग थे 1930 में, और जो पानी के जहाज़ में काम करने वाले लोग थे 1932 में जो है सो हड़ताल किया था। इन 1930 thousands ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर, टीन माइंस और गांधी कैंप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन्स। तो छोटा नागपुर में, अपने झारखंड में छोटा नागपुर में ये 1930 में हजारों टीन माइंस में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने गांधी टोपी पहनी थी और इस बहिष्कार वाले प्रचार में जो है, जो इसका जो प्रचार हो रहा था, जो रैलियां हो रही थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था। अब वीमेन की क्या स्थिति थी, तो महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया था, एकदम से ज़बरदस्त। वीमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स इन CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में औरतों की भागीदारी बहुत ही अधिक थी, बहुत ज़्यादा। थाउजेंड्स ऑफ वीमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू गांधी जी। हज़ारों हजार महिलाएं घर से बाहर निकल के आती थी गांधी जी को सुनने के लिए। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड बाइकआउटेड फॉरेन गुड्स। और जो प्रोटेस्ट मार्च था, विरोध मार्च जो था, उसमें भाग लेते थे
उन्होंने नमक भी बनाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया था महिलाओं ने। बहुत मैंने भागीदारी उनकी ज़बरदस्त थी। मैनी वेयर पुट टू जेल बाय द पुलिस, और बहुत लोगों ने जो है यातनाएँ सही, जेल गई। मतलब उनका योगदान जो है हमारी आज़ादी में थोड़ा भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। दे बिगन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ ह्यूमन, और उन लोगों ने ये माना कि देश की सेवा जो है वो महिलाओं की सबसे पवित्र सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। ये मान करके उन्होंने इसमें भाग लिया था, हिस्सेदारी निभाई थी। अब लिमिटेशंस इसका क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सीमाएं क्या थी? कांग्रेस इग्नोर्ड दलित्स एंड डिप्रेस्ड क्लासेस इन ऑर्डर टू प्लीज हाई कास्ट हिंदूज, मतलब जो ऊंचे कास्ट के जाति के जो हिंदू थे उनको खुश रखने के लिए जो दबे कुचले जाति के दलित लोग थे उन पर जो है सो कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। हैंस पार्टिसिपेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस वाज लिमिटेड, इसीलिए जो दलित वर्ग के थे, जो वंचित लोग थे, उनकी भागीदारी इसमें क्या थी, बहुत कम थी। अब हुआ क्या, कांग्रेस एसोसिएटेड विथ हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट ग्रुप्स, मतलब कांग्रेस जो है सो हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो थी उससे वो मतलब उसके साथ में थी, वो उससे एसोसिएटेड थी, संबंधित थी। हैंस लेस मुस्लिम पार्टिसिपेशन ऑकर्ड, और इसके कारण क्या था, मुस्लिम लोग बिदके हुए थे, मुस्लिम लोगों की संख्या कम थी इस आंदोलन में। ये सब एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है वाला हाल था, एक का साथ दे तो दूसरा बिदक जाता था, ये स्थिति बनी हुई थी, बड़ी जटिल परिस्थितियाँ थी। देयर वाज डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज एलिएनेटेड फ्रॉम कांग्रेस, मतलब जो उनसे लगे हुए थे कांग्रेस से, और देयर वाज डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज एलिएनेटेड फ्रॉम कांग्रेस, हैंस लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू सीडीएम। तो जो लोग कांग्रेस से लगे हुए थे उससे कुछ लोग बिदके हुए थे, और इसीलिए जो है मुस्लिम जो है इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में भाग नहीं ले रहे थे। रिच पीजेंट्स वेयर डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, और जो रिच किसान थे वो गुस्साए हुए थे कि लगान को कम किए बगैर जो है गांधी जी ने ये जो मूवमेंट था 1931 में उसको इन्होंने वापस ले लिया, तो उससे वो निराश थे, हताश थे। सो मैनी रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, इसलिए जब फिर से शुरुआत हुआ 1932 में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो बहुत लोगों ने अस्वीकार कर दिया, बोला मुझे नहीं जाना, कोई लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस वाज क्लोजर टू इंडस्ट्रियलिस्ट, और ख़ास करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनसे इनको पैसा मिलता था, चंदा मिलता था, उनके करीब थे। हैंस द वर्किंग क्लासेस डिड नॉट टेक पार्ट इन सीडीएम, तो जो काम करने वाले थे फैक्ट्रियों में उनके साथ में नहीं थे, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लेते थे। एक इनके साथ तो एक इनके खिलाफ, ये मुसीबत थी, ये इसकी कमियां थी, ये इसकी लिमिटेशंस थे। सितंबर 1932 पुणे फैक्ट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज दलित्स into depressed classes association, they demanded separate electorate for दलित्स। तो B.R. अम्बेडकर ने क्या किया, मतलब दलित्स को जो है वो डिप्रेस्ड क्लास में का एक एसोसिएशन बना, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का उन्होंने निर्माण किया। एंड दे डिमांडेड, और उन्होंने मांग किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, दलित्स के लिए जो है सो अलग इलेक्टोरेट व्यवस्था हो, और इसको अंग्रेजी सरकार ने मान्यता दे दी ताकि हिंदुओं में फूट हो जाए, ये जो है आंदोलन वो कमज़ोर पड़ जाए। तो व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड, जब अम्बेडकर की डिमांड को मान लिया अंग्रेजों ने, गांधी जी बिगेन फास्ट अंटिल डेथ, तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया पुणे में B.R. अम्बेडकर के पास। ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, तो उनका मानना था कि अगर इलेक्ट्रोट अलग दलित के लिए इलेक्ट्रोट की व्यवस्था हो गई, इलेक्ट्रोरेट्स की व्यवस्था हो गई, तो ये जो हमारा आंदोलन है वो, या जो हमारी समाज की जो एकता है, इंटीग्रेशन है, यूनिटी है, वो खतरे में पड़ जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी।
अम्बेडकर एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड रिजल्ट वाज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। और अंत में अम्बेडकर जी को झुकना पड़ा। गांधी जी क्योंकि आमरण अनशन करने वाले थे, बोले जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक हम अनशन तोड़ेंगे नहीं, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। फिर अंत में अम्बेडकर जी को झुकना पड़ा। फिर एक संधि हुई दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं पूना पैक्ट, है ना। तो ये हुआ सितंबर 1932 में। याद रखना है पूना पैक्ट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, किस लिए हुआ था। सो और इस प्रकार से पूना पैक्ट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और इस पैक्ट के अनुसार जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे उनके लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और क्षेत्रीय काउंसिल में जो है उनको रिजर्व सीट दिया गया, आरक्षित सीट कर दिया गया उनके लिए। लेकिन बट दे वेयर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट्स। लेकिन उनका जो चुनाव होगा वो उसमें सभी लोग भाग लेंगे उनको चुनने के लिए। मतलब जीतेगा दलित कैंडिडेट ही, लेकिन उसको वोट करेंगे सारे लोग मिल करके, ताकि एक एकता बनी रहे। ऐसा प्रावधान किया गया पुणे पैक्ट के तहत। अब द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यूनाइटेड स्ट्रगल, एक साथ जो है सो संघर्ष, हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग्स, फोकलोर, प्रिंट्स एंड सिम्बॉल्स ऑल प्लेड ए पार्ट इन इंक्रीजिंग नेशनलिज्म। तो चाहे अपना विरासत मतलब इतिहास, फिक्शन, गाने और फोकलोर, ये जो है सो प्रिंट्स, छपाई और सिंबल, प्रतीक ऐसे रखे गए कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती गई, जागृत होती गई। एलेगोरी भारत माता, और हमारी जो एलेगोरी थी वो क्या थी, भारत माता थी। फोकलोर रिवाइव, और जो गांव में जो गीत होते हैं उसको जो है सो फिर से रिवाइव किया गया, जिंदा किया गया। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, और जो कहा जाता था कि इनका कोई इतिहास ही नहीं है, ये शासन करने के लायक ही नहीं है, इन्होंने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, अगर देश ले भी लेंगे तो ये शासन नहीं करने के लायक हैं। तो हिस्ट्री अपना जो है अतीत, गौरवशाली अतीत को लोगों ने खंगाला और लोगों के बीच में रखा कि हमारा जो गौरवशाली अतीत है वो स्वर्णिम रहा है और हम विकसित हैं, ये हमें ग्रहण लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से जो है वो कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की भावना लोगों में आई और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आया। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी पास द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1942 इन वर्धा डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा मांग की गई कि तुरंत जो है सो यहाँ पर पावर जो है हम लोग किसी भारतीय को सौंपिए, ट्रांसफ़र कीजिए, स्थानांतरण कीजिए और भारत छोड़िए, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। On 8 August 1942 in Bombay, the All India Congress Committee endorsed the resolution, और इस रेजोल्यूशन पर मुहर लगी कब, 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पे, बॉम्बे में, बॉम्बे के कांग्रेस कमेटी में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इस पर मुहर लगाया। विच कॉल्ड फॉर ए नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि हम जो है सो अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन चारों तरफ जो है वो विस्तृत होगा, सबसे बड़े पैमाने पर होगा और संपूर्ण राष्ट्र में होगा, पूरे देश भर में होगा, इसका निर्णय लिया गया। ऑन दिस ओकेजन गांधी जी डिलीवर द फेमस डू और डाई स्पीच, और इसी समय महात्मा गांधी का एक जो बहुत ही मशहूर स्पीच है, करो या मरो का नारा दिया था। It was truly a mass movement in which ordinary people such as students, workers and peasants participated, और ये वाकई में जो है सो ये मास मूवमेंट था, मतलब जिसमें सबकी भागीदारी थी। इसमें आम लोग थे, स्टूडेंट था, काम करने वाले लोग थे, किसान थे, सब ने इसमें भाग लिया था। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स नेमली जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली एंड राम मनोहर लोहिया, ये सब भाग इन लोगों ने भाग लिया था। एंड मैनी वीमेन, और बहुत सारे महिलाओं ने भी भाग लिया था, सच एज
मतंगिनी हाजरा इन बंगाल, बंगाल में मतंगिनी हाजरा ने, कनकलता बरुआ इन आसाम एंड रामा देवी इन उड़ीसा वाज सीन, मतलब इनको वहाँ पे सक्रिय देखा गया था। इट टुक मोर देन ए ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट, इतना ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ, इसको दबाने में एक साल से अधिक समय लगा था। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हमने असहयोग से शुरू किया, फिर अवज्ञा किया और फिर कहा कि अब तो तुम्हें भारत छोड़ के जाना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब निष्कर्ष क्या था, कंक्लूजन क्या आया? डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट विथ वेरिड एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, मतलब अलग अलग समूह के लोगों ने इसमें भाग लिया था इस आंदोलन में, और सबकी आकांक्षाएं जो थी और उम्मीदें अलग अलग थी। किसी को लगान से मुक्ति चाहिए था, किसी को बढ़िया ट्रेड और चाहिए था, और किसी को सुविधा चाहिए थी, किसी को अधिक अच्छा वेतन चाहिए था। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग डिमांड था। द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेज एंड इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर, और कांग्रेस लगातार लगी रही कि उनके बीच में जो मतभेद हैं, जैसे हमको उद्योगपतियों को लेकर के भी चलना है और उद्योग में मतलब इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को भी साथ में ही लेकर के चलना है, जबकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते थे मांगने में, दोनों की मांग अलग अलग थी। तो उनके बीच के डिफरेंसेस को मिटा करके चलना ये कांग्रेस के लिए बहुत ज़बरदस्त चुनौती थी, उसमें लगातार लगी रहती थी और ये सुनिश्चित करने में लगी रहती थी कि एक दूसरे के जो मांगे हैं वो ओवरलैप ना करें एक दूसरे से। द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वे आर फॉलोड बाय फेजेज ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स, और इस प्रकार से कब विवाद मतभेद भी आए, विवाद भी हुआ, लेकिन लगातार जो है वो सारे जो नेशनलिस्ट लोग थे, कांग्रेस एक्टिविटी उनकी थी कि किसी भी तरह से मतलब जो है अनेकता में एकता बनी रहे, और जो थोड़े बहुत मतभेद हैं उस पर ध्यान ना दे करके राष्ट्र को जो है वो गुलामी के बेड़ियों से कैसे निकाला जाए, इस पर फोकस था सारे लोगों का। इन अदर वर्ड्स, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule। जो भी हो, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं what was emerging was a nation with many voices, मतलब चाहे अलग अलग चाहत हो, अलग अलग मांगे हों, अलग अलग हमारी आवाज़ें हों, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, और ये उपनिवेशवाद से सबकी चाहत थी कि हमें मुक्ति मिले। और फिर जब एक साथ हमने जोर लगाया, एक साथ हमने जब इस काम में हमने एकजुटता दिखाई, तो फिर हमें ये आज़ादी मिली, हम कामयाब हुए। इसीलिए कहा गया है हम होंगे कामयाब एक दिन। और हमारे जो पूर्वजों का जो संघर्ष था वो काम आया, और अपनी सूझबूझ के साथ, संघर्ष के साथ हमें आज़ादी दिलाई। तो ये था नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसे रिलेटेड जो भी हो प्रश्न वो आप बनाएंगे, बाकी कोई परेशानी होगी तो उसको फिर से आपको उठाना है, उसका जवाब आपको मिलेगा।